नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कण्वाल। कचहरी तैयार है और एक बड़ी फेमस कहावत है, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन जहां जहां राजनीति अपनी टांग फंसा देती है, वहां राजनीति के काजी बहुत कुछ तय करने लगते हैं। सुपरस्टार आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर कुछ ऐसा ही चल रहा है। कचहरी में आज हम फाइल खोलेंगे कि आखिर कैसे बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की बजाय विचारधाराओं का बैटल ग्राउंड बन गया है। एक बात आजकल घर घर में बड़ी चर्चा का मसला बनी हुई है। मसला है, आखिर आपकी गाड़ी कितनी माइलेज दे रही है। एथेनॉल ने कैसे भारतीय परिवारों का विमर्श बदल दिया है, फाइल इसकी भी खुलेगी। और हिंदुस्तान की बेटियों ने दुनिया में क्रिकेट के मक्का पर कैसे अपनी कामयाबी की पताका लहराई है। लॉर्ड्स के मैदान में 22 गज में कैसे भारतीय महिला क्रिकेट ने हिंदुस्तान की नई गौरव गाथा लिखी है, ये भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड के नए राजनीति का बैटल ग्राउंड बनने की फाइल। साल 2011 में एक फिल्म आई थी, द डर्टी पिक्चर। उसमें लीड एक्ट्रेस विद्या बालन का एक डायलॉग आज भी लोगों को याद है, जिसमें वो कहती हैं, फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। लेकिन इन 15 साल में तस्वीर बदल चुकी है। अब बॉलीवुड को लेकर नजरिया बदल गया है। फिल्मों की कामयाबी अब सिर्फ कहानी, स्टारडम या बॉक्स ऑफिस से तय नहीं होती, उसके पैमाने बदल गए हैं। अब फिल्मों के साथ साथ कलाकारों की पर्सनल लाइफ, उनके बयान, उनकी विचारधारा, उनकी राजनीतिक छवि भी चर्चा का विषय बन जाती है और उनकी फिल्मों पर असर डालती है। नौबत ये आ गई है कि किसी सुपरस्टार की शादी किसी के लिए पॉलिटिकल स्कोर सेट करने का जरिया बन जाती है। किसी एक्टर का इंटरव्यू राजनीतिक बयान में बदल जाता है और कभी किसी फिल्म का ट्रेलर ही वैचारिक युद्ध का अखाड़ा बन जाता है। यानी पर्दे पर किरदार निभाने वाले कलाकार अब पर्दे के बाहर भी राजनीतिक किरदारों की तरह देखे जाने लगे हैं। सवाल किसी एक अभिनेता, एक फिल्म या एक विवाद का नहीं है। सवाल उस बदलते भारत का है जहां पर मनोरंजन और राजनीति के बीच की रेखा लगातार धुंधली होती जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या बॉलीवुड अब फिल्मों से ज्यादा विचारधाराओं का मैदान बन चुका है? क्या पॉलिटिकल लोग अब बॉलीवुड को ज्यादा टारगेट करने लगे हैं? क्या बॉलीवुड भी अब राजनीति का नया बैटल ग्राउंड बन गया है? अगर ऐसा नहीं होता तो भला महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे सुपरस्टार आमिर खान की निजी जिंदगी यानी उनकी तीसरी शादी को लव जिहाद और आमिर खान को उसका ब्रांड एम्बेसडर क्यों बताते? लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे। इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि आमिर खान ने जो 3 शादियां की हैं, उन तीनों का मजहब इस्लाम नहीं है। ना उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता का, ना दूसरी पत्नी किरण राव का और ना तीसरी पत्नी गौरी स्प्रेड का। लेकिन जब आमिर की तीसरी शादी लीगल है तो फिर ये सवाल क्यों? एक तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर जरूरी नहीं है कि जो आपकी पहली पत्नी है, दूसरी पत्नी है, वो आज भी एक परिवार की तरह साथ में उस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। दुश्मनी नहीं हो गई है कोई पहली पत्नी और दूसरी पत्नी के साथ। ये कितनी बड़ी बात है एक ऐसे समाज में जहां इसी देश में हम घटनाएं देख रहे हैं कि लोहगढ़ फोर्ट से एक यंग लड़की अपने फियांसे को धक्का मार के नीचे गिरा देती है, कोई मेघालय में जाकर मर्डर कर देती है, कहीं और से कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी घटनाओं के बीच में ये तस्वीर बड़ी इंपॉर्टेंट है जहां लोग एक साथ पुराने पार्टनर साथ में मिलकर खड़े हैं। आपने सबसे पहले बात करी कि भाई वो हिंदू परिवारों में भी शादी करते हैं, बट आपको एक बात जो देखनी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं। इनके सारे बच्चे आइडेंटिफाई करते हैं एज अ मुस्लिम। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई जबरदस्ती यहाँ पे शादी कर रहा है, मैंने ये एक बारी भी नहीं कहा है। हम फिर से धर्म को क्यों एक बेसिस बना देते हैं? बॉलीवुड में ये कोई विरला उदाहरण नहीं जब किसी हिंदू एक्ट्रेस की मुस्लिम एक्टर से शादी हुई। शाहरुख खान, सैफ अली खान से लेकर कई उदाहरण हैं। सुपरस्टार शाहरुख खान तो एक इंटरव्यू में इस सवाल पर खुलकर अपनी राय तक जता चुके हैं। मजहब शख्स की पहचान का बड़ा हिस्सा तो है, मगर पूरी पहचान मजहब के आईने से देखें
तो उन जैसे शख्स को अधूरा ही देखा जा सकेगा। उन्होंने शादी करते वक्त मजहब के बारे में नहीं सोचा, बच्चों के नाम से मजहब को दूर रखा, तो फिर उनसे नाराजगी का इजहार करने वाले नेता उन्हें पड़ोसी मुल्क जाने की सलाह क्यों देते हैं? वैसे ऐसी मिसालें भी हैं जब मुस्लिम एक्ट्रेस से हिंदू एक्टर ने ब्याह रचाया, जैसे सुनील दत्त ने नरगिस दत्त से शादी की। एक्टर सिंगर किशोर कुमार ने मधुबाला यानी मुमताज जेहान बेगम दहलवी से शादी की। डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान की शादी शिरीष कुंदर से हुई। संजय दत्त की पत्नी मान्यता का असली नाम दिलनवाज शेख है। सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान ने कुणाल खेमू से शादी की, तो आदित्य पंचोली ने जरीना वहाब से शादी की। लेकिन राजनीतिक लोगों के पास तो अपनी सुविधाओं का चश्मा होता है, भला वो ये फैक्ट क्यों याद रखेंगे? इसी देश में मधुबाला जी ने शादी की थी किशोर कुमार जी से, नरगिस जी ने शादी की थी सुनील दत्त साहब से। तो ये कौन सा पाठ आज की तारीख में पढ़ाया जा रहा है? प्रॉब्लम पता है क्या है कि हमारा देश संविधान से चलता है, ना कि बजरंग दल के सर्टिफिकेट से। मगर समझ में नहीं आता है कि लोगों ने आजकल अपने आप को एक ठेकेदार समझ के रखा है हिंदुइज्म का। लोगों को ये एहसास नहीं होता है कि दो बालिग लोग अपनी मर्जी से शादी करते हैं, उससे मजहब का कोई लेना देना नहीं होता है, फिर भी लोग इसके अंदर घुसा देते हैं। और ये जो मुद्दा होता है ना, ये सिर्फ अटेंशन सीकिंग का मुद्दा होता है और कुछ भी नहीं। तो तमाम जरूरी मुद्दों पर बात ना करके एक सुपरस्टार की शादी को राजनीतिक विमर्श का केंद्र बना देना, ये कम शातिराना काम नहीं। जाहिर है इससे किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा है, लेकिन विचारधारा की लड़ाई ने बॉलीवुड को इस कदर अपनी चपेट में ले लिया है कि उससे जाने माने स्टार्स नहीं बच पाए हैं। अब इसकी मिसाल देखनी हो तो अनुपम खेर वर्सेस नसीरुद्दीन शाह वाले एपिसोड को देख सकते हैं। इन दिनों अपनी फिल्म श्री राम भूमि के प्रमोशन में जुटे एक्टर अनुपम खेर जब राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी के मुद्दे को छोटी मोटी बात कहते हैं, तो उसी दौरान दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह का एक पुराना बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि नसीरुद्दीन शाह के इस पुराने बयान पर अनुपम खेर रिएक्ट भी करते हैं। जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब, मेरे बारे में आपका दिया हुआ इंटरव्यू देखा, आपने मेरी तारीफ में कुछ बातें कही कि मैं क्लाउन हूं, मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं साइको फैन हूं, ये मेरे खून में है, वगैरह वगैरह। इस तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। मेरी बुराई करके अगर आप एक दो दिन के लिए सुर्खियों में आते हैं तो मैं आपको एक खुशी भेंट करता हूं। तो बॉलीवुड के दो बड़े एक्टर्स की विचारधारा की लड़ाई इस लेवल पर आ चुकी है जबकि वो फिल्मों में एक साथ काम तक कर चुके हैं। लेकिन बॉलीवुड में ये वैचारिक विभाजन अचानक नहीं हुआ। अगर पिछले एक दशक पर नजर डालें तो बॉलीवुड का मिजाज बदलता दिखाई देता है। उस पर राजनीतिक वैचारिकी का साफ असर दिखता है। केंद्रीय सत्ता में बदलाव के साथ ही साल 2014 के बाद सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस ही नहीं बल्कि कई फिल्में भी राजनीतिक बहस के केंद्र में हैं। देश काल परिस्थितियों का असर उन पर भी पड़ा है। अब फिल्मों के कंटेंट में राष्ट्रवाद, इतिहास, धार्मिक पहचान, सुरक्षा, सभ्यता, सांस्कृतिक विमर्श पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा दिखाई देता है। और इसी माहौल के बीच हम देखते हैं, चाहे फिल्म पद्मावत हो, कश्मीर फाइल्स हो, केरला स्टोरी हो, ये फिल्में अब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन सिर्फ फिल्में ही बहस के केंद्र में नहीं आई, स्टार्स भी आए। शाहरुख खान, आमिर खान, दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत, अनुपम खेर, नसीरुद्दीन शाह, प्रकाश राज किसी न किसी ऐसी वजह से विवादों में आते रहते हैं जो कि उनके मूल सिलेबस का हिस्सा नहीं है। यानी अब एक्टर सिर्फ एक्टर नहीं रहा, उसके साथ कोई ना कोई राजनीतिक पहचान या तो चस्पा हो गई है या फिर उन्होंने ऐसे पेंट कर दिया है या फिर उन्हें ये पसंद है। तो क्या बॉलीवुड सॉफ्ट टारगेट भी है? वैसे बॉलीवुड और राजनीति का रिश्ता नया नहीं। सुनील दत्त सांसद बने, धर्मेंद्र बने, अमिताभ बच्चन संसद गए, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा तक पॉलिटिक्स में आए। जया बच्चन आज भी सक्रिय है। स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, परेश रावल, किरण खेर, रवि किशन, मनोज तिवारी, कंगना रनौत, लिस्ट लंबी है। लेकिन फर्क ये है कि पहले एक्टर राजनीति में जाते थे, आज राजनीति बॉलीवुड तक आ गई। ऐसा लगता है कि समाज में जितना वैचारिक ध्रुवीकरण बढ़ा है उसका प्रतिबिंब बॉलीवुड में भी उसी स्तर पर, उसी गहराई के साथ दिखाई देने लगा है।
तो देखिए, बॉलीवुड में हुए राजनीतिक विभाजन का असर ऐसा है कि आमिर खान की तीसरी शादी को भी एक मुद्दा बना दिया गया है। इस मुद्दे पर सबके पास कुछ ना कुछ है कहने के लिए। इस मसले पर कुछ देर पहले मैंने योग गुरु स्वामी रामदेव से बात की और उनसे जब पूछा कि आमिर खान की लीगल शादी को लेकर आखिर ऐसी आपत्ति किसी को क्यों होनी चाहिए, तो सुनिए इस पर योग गुरु रामदेव ने क्या कहा। ना तो 3-4 शादी करने का समर्थक हो, मैं तो कहता हूँ एक ही शादी अच्छे से निभा लो भैया, 2-3 बच्चे पैदा कर लो, अच्छे से पाल लो, जनसंख्या की भी बड़ी समस्या है। हम क्या संस्कार देना चाहते हैं? प्यार करने का मतलब शादी नहीं होता है। अच्छा, अपनी पूर्व पत्नियों को भी अपने बारात में बुला रहा है और कहते हैं मेरे उनसे प्यार है, तो प्यार से तो फिर तीसरी शादी क्यों की? जब पहले बच्चों से प्यार है, पहले पत्नियों से प्यार है, तो फिर क्या स्त्री एक खाली भोग का सामान है? और आप किसी से प्रीति करते तो शादी करना जरूरी है। देखिए, हमारे देश में जब कोई नया रिश्ता तय होता है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि लड़का करता क्या है। और घर के आंगन में कोई नई गाड़ी आकर खड़ी होती है तो पूजा की थाली उठाने से पहले पहला सवाल पूछा जाता है, अरे भाई सुनना, ये गाड़ी माइलेज कितना देती है? होता है ना सवाल, आपके घरों में भी होता होगा। तो ये भारत है साहब। आज यहाँ रसोई में क्या पका है, इस सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है पूछा जा रहा है जो कि आज गाड़ी में प्रति लीटर कितना रास्ता तय किया जा रहा है, मतलब माइलेज कितना है। क्योंकि माइलेज हमारे लिए सिर्फ एक तकनीकी आंकड़ा नहीं है, ये भारत के मध्यम वर्ग की अर्थव्यवस्था का सुरक्षा कवच है। अगर माइलेज दुरुस्त है तो देश का मिडिल क्लास चैन की नींद सोता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस सुकून की नींद में एक खलल दिख रहा है। एक अदृश्य खलबली मची हुई है। सोशल मीडिया के टाइमलाइन से लेकर दिल्ली मुंबई की सड़कों और गैराज तक एक नया यक्ष प्रश्न तैर रहा है, क्या आपकी गाड़ी का माइलेज गिर गया है अचानक? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का हाइप है, या फिर एल्गोरिदम का शोर है, या फिर ईंधन के बदलते स्वरूप के बीच फंसे हुए उस आम आदमी के गुस्से का नया बैरोमीटर है जो हर सुबह अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराने के लिए अपनी जेब खाली करता है? और सबसे बड़ी बात, E20 एथेनॉल मिक्स पेट्रोल पर सियासत की टंकी फुल कैसे हो रही है? कचहरी में आपके घर से जुड़े मुद्दे की पेशी। एथेनॉल मिक्स पेट्रोल पर ताजा विवाद की चिंगारी इसलिए भड़की है क्योंकि देश के सबसे लोकप्रिय ब्लॉगर्स में से एक सौरभ जोशी ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उनकी महंगी कार का माइलेज घटकर आधा रह गया। और आज पता कितनी हो गई है? आधे से भी आधा। हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे, और आज पता कितनी हो गई है? आज हो गई 5 की। भाई ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहे हैं। भाई ये क्या हो गया इथेनॉल की वजह से यार? अब पता नहीं कब ये गाड़ी खराब हो जाएगी। भाई आधी की भी आधी हो गई है। हाँ यार, 5 की माइलेज तो गाइस बहुत कम होती है यार, क्या होगा हमारा भाई? हालांकि इस वीडियो पर कंपनी की सफाई आई, सौरभ ने वीडियो हटा लिया। इस बीच कुछ यूट्यूबर्स E20 यानी एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के समर्थन में तर्क देने सामने आए। पेट्रोल को इथेनॉल के साथ ब्लेंड करके कार्बन एमिशन को कम किया जाता है। स्टडीज के हिसाब से 2023 के बाद गाड़ियों में जितने भी पार्ट्स लगते हैं वो इथेनॉल से कंपैटिबल होते हैं। इथेनॉल कंपैटिबल इंजन तो बने ही है इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के लिए, कोई नुकसान नहीं है। इधर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी सरगर्मी बढ़ गई जब कुछ राजनेता कार मैकेनिकों के बीच पहुंच गए, पेट्रोल पंप के चक्कर लगाने लगे और कुछ ट्वीट के जरिए अपनी बात रखने लगे, सरकार से जवाब मांगे। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इतना अहंकार ठीक नहीं है। ये जितने लोग E20 के बारे में बोल रहे हैं, E20 का विरोध कर रहे हैं, ये सब लोग E20 की वजह से दुखी हैं। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, इनकी बातें सुनो। सरकार का फर्ज है कि उनकी जो भी ग्रीवांसेस हैं उनको सुन के उसको ठीक करें। दरअसल विपक्ष ने नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए E20 पेट्रोल पॉलिसी पर गंभीर सवाल उठाए। इसने E20 लेना, E20 ले लें। इस रिपोर्ट में E20 के इस्तेमाल पर माइलेज को लेकर ये साफ तौर पर कहा गया था कि इससे माइलेज में कमी आती है। इस रिपोर्ट के पहले पन्ने में ही लिखा था कि जिन 4 पहिया वाहनों के इंजन E0 यानी शून्य एथेनॉल के लिए बनाए गए हैं और जिन्हें E10 के लिए कैलिब्रेट किया गया है, उनकी माइलेज में 6 से 7% तक की कमी आने का अनुमान जताया गया था, जबकि ऐसे ही 2 पहिया वाहनों में माइलेज की गिरावट 3 से 4% बताई गई। 2025 की अप्रैल में ही E20 भारत में एक स्टैंडर्ड फ्यूल बन चुका था। अगर गाड़ियां खराब होनी ही थी, अगर फ्यूल एफिशिएंसी कम आनी ही थी, तो
1 साल से हम ये बात सुन रहे होते हैं। अभी एक तरीके से एक वेव चली है जिसमें काफ़ी लोग व्यूज़ चलते हुए भी ये सारे ब्लॉगर्स जो हैं बाहर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे हम अपनी गाड़ी में तेल डाल रहे हैं तो फ्यूल एफिशिएंसी कम आ रही। E20 आप मानिए पिछले 365 दिन से भी ज़्यादा फ्यूल पंप्स पे मिल रहा है, आप अपनी गाड़ियों में ऑलरेडी डला रहे हैं। तो ये एकदम से जो ये माइंडसेट हमारा वापस से उस ओर जा रहा है कि कितना देती है गाड़ी, उससे हमें बाहर थोड़ा निकलना होगा। और स्पेशली जो क्लेम आ रहा है कि 30% तक इफ़ेक्ट हो रही है, काफ़ी फैक्टर्स होते हैं फ्यूल एफिशिएंसी के इफ़ेक्ट होने का। E20 वो कारण बिल्कुल नहीं है। 1 से 5% फिर भी समझ आता है गिवन द ट्रैफिक कंडीशन, बट 30% बहुत ही ज़्यादा बताया जा रहा है। इसी रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया था कि माइलेज में आई इस कमी को कैसे इंजन में कुछ मामूली बदलाव से ठीक किया जा सकता है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर यानी CM के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि इंजन के हार्डवेयर में थोड़े से बदलाव और ट्यूनिंग करके ब्लेंड ईंधन से होने वाले माइलेज के नुकसान को कम किया जा सकता है। जब तक सरकार की अधिकृत एजेंसियों की टेस्ट रिपोर्ट ना हो, तब तक इसे किसी की निजी सलाह या राय नहीं माना जा सकता जिसकी पुष्टि की जानी हो। लेकिन हाँ, सरकार का दावा है कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन के इस्तेमाल से 2 से 6% की कमी आती है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंपों से धीरे धीरे पुराना ईंधन गायब हो चुका है और अब मैकेनिक कह रहे हैं कि इथेनॉल की वजह से फ्यूल को लेकर दिक्कत हो रही है। हालांकि NDTV इन दावों को वेरीफाई नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी शिकायतें कई लोगों की हैं। लोगों और आलोचकों का सवाल है कि जब इसमें 20% सस्ता इथेनॉल मिलाया जा रहा है तो पेट्रोल की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही? ये नॉर्मल पेट्रोल के भाव पर ही क्यों बिकता है? सवाल है, ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल इथेनॉल की तासीर पानी को सोखने की होती है। नीति आयोग के रोड मैप में खुद ये लिखा है कि E10 से E20 पर जाने के लिए इंजन में बड़े ढांचागत बदलाव भले ही न चाहिए हो, लेकिन गाड़ी के फ्यूल पंप के मटेरियल्स, ओरिंग्स, सील्स और पिस्टन रिंग्स, इन सब में बदलाव की जरूरत होती है। अब जो गाड़ियां साल 2023 से पहले बनी हैं, जैसे कि सुजुकी जिम्नी, की टोयोटा ग्लांजा, उनके ओनर मैनुअल में लिखा है मैक्सिमम E10 पेट्रोल। उसमें E20 की अनुकूलता का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में जब उन पुराने इंजनों में 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल लगातार जाता है तो इंजन के पार्ट पर दबाव बढ़ता है, गाड़ियां चलते चलते झटका लेती हैं और माइलेज के ग्राफ नीचे गिर सकता है। ये फ्यूल पंप के अंदर लगी मोटर है। ये प्रेशर बनाती है और फ्यूल को इंजन तक पहुंचाती है। E20 के इस्तेमाल से इस मोटर पर ज्यादा दबाव पड़ता है। अगर ये ठीक से काम न करे तो फ्यूल पंप बेकार हो जाता है। ग्राहक कम माइलेज की शिकायत करते हैं, गाड़ियों में झटके महसूस होते हैं और कभी-कभी वो सड़क पर बंद हो जाती है। रोजाना लगभग 2-3 ग्राहक आते हैं। हम थ्रॉटल बॉडी को साफ करते हैं ताकि गाड़ी आसानी से चले। कभी-कभी फ्यूल पंप इंजेक्टर तक E20 ठीक से नहीं पहुंच पाता, इसलिए इन गाड़ियों को ज्यादा सर्विसिंग की जरूरत होती है। अब सरकार का इस पूरे मामले पर क्या रुख है? देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस विषय पर बेहद सधे हुए अंदाज में जवाब दिया था। इथेनॉल मिश्रण से माइलेज में आंशिक कमी आ सकती है, लेकिन गाड़ी का माइलेज कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है, जैसे आपकी ड्राइविंग की आदतें, गाड़ी की रफ्तार और सड़कों की स्थिति। इथेनॉल आज दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ तक कि फॉर्मूला 1 की गाड़ियों में भी इसका प्रयोग होता है। सरकार का कहना है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से देश में 1,84,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम विदेशी मुद्रा की बचत, 302 लाख मीट्रिक टन कम कच्चा तेल खरीदना पड़ा और ये बचा हुआ पैसा देश के विकास में लगेगा। विपक्ष सिर्फ सियासत करता है। मुझे लगता है अटल जी के समय 1% इसका मिश्रण हो, फिर मनमोहन सिंह जी के समय भी इसकी प्रक्रिया चलती रही। अभी इसकी मेरे ख्याल में होलिस्टिक अप्रोच के साथ एक प्रक्रिया चल रही है और कई देश इसको अपना रहे हैं। वो तो नितिन गडकरी जी ने तो यहाँ तक कहा कि कौन सा वाहन खराब हुआ, हमें पता है। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, यानी बहस अभी लंबी चलेगी। एक तरफ देश की ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की खुशहाली का बड़ा कैनवास है, तो दूसरी तरफ उस नौकरी पेशा इंसान का बजट है जो अपनी हर यात्रा में गिरते हुए माइलेज के साथ अपनी जेब कटते हुए देखता है। सरकार के आश्वासन, कंपनियों के दावे और हकीकत की कसौटी के बीच फंसा भारत का ये मिडिल क्लास आज भी इस धुन में माइलेज की क्लैरिटी, गाड़ी में गड़बड़ी की आशंका और रीसेल वैल्यू पर स्पष्टता की तलाश कर रहा है। इशिका वर्मा और सिद्धार्थ शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो माइलेज का चक्कर अब घर घर बहस का मुद्दा बन गया है, लेकिन एक ऐसा मसला है जिस पर वाकई घर घर में मंथन जरूर होना चाहिए। वो ये मसला है कि भारतीय नागरिक होने के नाते
हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? हम कितने ईमानदार हैं? क्या हम सरकारी संपत्ति को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ लेते हैं? कचहरी में अब हम आपको ईमानदारी का टेस्ट दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप यही तय करिए कि आखिर हम एक नागरिक के तौर पर कहां खड़े हैं। कचहरी में अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। मुझे ये बताइए, क्या किसी देश की पहचान सिर्फ उसकी जीडीपी से, उसकी सैन्य ताकत से या उसकी टेक्नोलॉजी से ही बनती है? शायद आपका जवाब भी वो हो जो मैं सोच रही हूँ। किसी देश की पहचान उसकी तरक्की, उसके लोगों की मेधा से तो बनती ही है, उसके नागरिकों के चरित्र से और उनकी ईमानदारी से भी बनती है। लेकिन आज जो खबर आई वो सिर्फ रेलवे की नहीं, बल्कि वो हमारे समाज का आईना है, जिस पर हमें एक समाज के तौर पर मंथन करना चाहिए। रिपोर्ट कहती है, जनवरी 2022 से मई 2026 के बीच भारतीय रेल से 1,27,00,000 बेड रोल के सामान यानी चादर, तौलिया, तकिए के कवर, कंबल गायब हो गए। यानी लाखों लोग सफर खत्म होने के बाद सिर्फ अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे, बल्कि अपना माल समझकर रेलवे का सामान अपने साथ लेकर चले गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि साल 2022 से 25 के बीच ऐसी चोरी में 56% की बढ़ोतरी हुई। सोचिए, जिस देश में लोग ट्रेन से उतरते समय तकिया और तौलिया तक नहीं छोड़ेंगे, वहां सिर्फ रेलवे का नुकसान नहीं होता, नुकसान भरोसे का भी होता है, चरित्र का भी होता है, ईमानदारी का भी होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ रेलवे तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। आपको ऐसे ऐसे उदाहरण बताने जा रही हूं कि आप दंग रह जाएंगे। पता नहीं कितनों को याद होगा, सितंबर 2024 में मुंबई से खबर आई थी कि सिर्फ 6 महीने में 220 मैनहोल के ढक्कन चोरी हो गए। नवंबर 2025 में एक दूसरी खबर से पता चला कि हरियाणा में नेशनल हाईवे पर लगाई गई करीब 40 स्ट्रीट लाइट की वायरिंग चुरा ली गई। यानी सड़क आपकी, बिजली सरकार की, लेकिन तार किसी और की जेब में। साल 2025 का ये वीडियो पता नहीं आप में से कितने लोगों को अब याद होगा या नहीं, लेकिन यूपी के गाजियाबाद जिले में 2 चोरों ने दिन दहाड़े नाले पर लगी लोहे की जाली चुरा ली थी और वो इस जाली को रिक्शे पर लाद कर ले गए थे। और बिहार का ये एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग नई बनी सड़क का मटेरियल सरेआम चोरी करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन हमारी ये समस्या अब सिर्फ लोकल नहीं रह गई है, ग्लोबल हो चुकी है। कुछ महीने पहले ही अमेरिका में एक भारतीय महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इसमें दावा किया गया कि वो महिला दुकान से सामान चुराते हुए पकड़ी गई और अमेरिकी अधिकारियों के सामने रो रो कर माफी मांग रही थी। No, sir, please. Sir, please. I don't have an option right now. Okay, let me put you in handcuffs. चाहे उस वीडियो के सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि अलग विषय हो, लेकिन सवाल वही है, जब कभी कोई भारतीय विदेश में चोरी करते पकड़ा जाता है, तब सिर्फ वो एक शख्स की नहीं बल्कि पूरे देश की छवि का मसला बन जाता है। क्योंकि भारत की असली पहचान तरक्की करने वाले मुल्क की है। याद करिए, कुछ समय पहले बाली के एक होटल में भारतीय पर्यटकों पर होटल का सामान अपने बैग में भरकर ले जाने का आरोप लगा था। वीडियो वायरल हुआ। दुनिया में आप मजाक का विषय बने। हम शर्मिंदा थे। और ये सिर्फ बड़े मामलों की बात नहीं है। साल 2023 में G20 समिट के दौरान का ये वीडियो तो कोई भूल नहीं सकता, जब गुरुग्राम में 70 लाख की गाड़ी में आए लोग गमले चुरा कर ले जाते हैं। कुछ भारतीयों की इस प्रवृत्ति पर खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैरान हैं। पिछले साल लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सीएम ने खुलासा किया था कि उन्होंने ऐसी प्रवृत्ति वाले लोगों को कैसे शर्मिंदा किया। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी, लेकिन वो जल्दी जल्दी भरे जा रहा है। हमने कहा देखो पकड़ेंगे तो भी बेइज्जती है, पूरी सिटी की बेइज्जती होती है, और कार्रवाई न करें तो भी
एक अच्छा कार्य जो किया गया है प्रशासन के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा, वह भी भंग हो रहा है। और ऐसा बहुत सी जगहों पर दिखता है। कहीं सार्वजनिक जगहों की बेंच उखाड़ ली जाती है। आलम यह है कि मंदिरों में दान पात्र तक सुरक्षित नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर से लेकर बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के मंदिर तक में चढ़ावा चोरी हो गई। यानी जहां आस्था है वहां भी चोरी है। सवाल यह है कि बहुत से लोगों की ऐसी फितरत आखिर क्यों है? गरीबी की वजह से? लेकिन हर बार ऐसा नहीं, क्योंकि रेलवे में एसी कोच में सफर करने वाला भी अगर तौलिया चुरा रहा है तो क्या कहा जाए? तो फिर वजह क्या है? वजह है वो आश्वस्ति कि हमें ऐसा करते हुए कोई देख नहीं रहा। यानी अगर पकड़े नहीं गए तो गलत काम भी चलता है। यही सोच सबसे खतरनाक है। यही सोच ट्रैफिक सिग्नल तोड़ती है। यही सोच टैक्स चोरी करवाती है। यही सोच सार्वजनिक संपत्ति को निजी माल समझ लेती है। हम अक्सर कहते हैं सरकारी चीज है, किसकी है? यही सोच सबसे बड़ी बीमारी है। लेकिन सच ये है कि सरकारी संपत्ति किसी सरकार की नहीं होती, वो आपकी होती है, हमारी होती है, हम सबके टैक्स से खरीदी जाती है। रेलवे का तौलिया चुराकर आप रेलवे को नहीं, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। मेनहोल का ढक्कन चुराकर सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं ले जाते, किसी की जान जोखिम में डाल देते हैं। स्ट्रीट लाइट की वायर चुराकर सिर्फ तांबा नहीं बेचते, किसी सड़क को अंधेरे में धकेल देते हैं। और अगर विदेश में चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो सिर्फ अपना नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सिर शर्म से झुका देते हैं। दुनिया में सम्मान सिर्फ आर्थिक ताकत से नहीं मिलता, सम्मान तो चरित्र से मिलता है। और यही बात किसी राष्ट्र को महान बनाती है। इसीलिए आज सवाल रेलवे की चोरी का नहीं, सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों को ईमानदारी सिखा रहे हैं? क्या हम उन्हें ये बता रहे हैं कि सरकारी संपत्ति उतनी ही पवित्र है जितनी अपनी? या फिर हम खुद ही उन्हें सिखा रहे हैं कि कोई बात नहीं, एक तौलिया ही तो है, चुरा लिया तो क्या? याद रखिए, कई बार छोटी छोटी बेईमानियां धीरे धीरे समाज का स्वभाव बन जाती हैं। और जिस दिन चोरी हमें अपराध नहीं, चतुराई लगने लगे, तो समझ लीजिए कि असली समस्या जेब में नहीं, ज़मीर में है। कोशिश करिए ज़मीर वजनदार। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, लेकिन आगे आपको दिखाएंगे ईरान की धमकी। ब्रेक के बाद पश्चिम एशिया का वार पलटवार वाला गतिरोध अब वैश्विक अर्थव्यवस्था की नाकेबंदी में तब्दील हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद अप्रत्याशित और चौंकाने वाली नीति का ऐलान करते हुए खुद को गार्जियन ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट घोषित कर दिया है। ट्रंप का साफ कहना है कि दुनिया के सबसे अहम व्यापारी गलियारे की सुरक्षा अब अमेरिका करेगा और इसके बदले यहां से गुजरने वाले जहाजों से 20% का टोल टैक्स वसूला जाएगा। ट्रंप ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि ईरान की कमर तोड़ने के लिए उसके ग्राहकों के जहाजों को अब ब्लॉक किया जाएगा। इधर ट्रंप आर्थिक घेरेबंदी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के सरकारी अखबार ने 13 वैश्विक नेताओं की एक हिट लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू के माथे पर सीधे स्निपर का निशाना लगा है। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्रैहम की रहस्यमयी मौत पर सस्पेंस बरकरार है। वहीं तेहरान की सड़कों पर इसे लेकर जश्न का माहौल है। अब बयानों का ये तीखापन और समंदर पर कब्जे की ये जंग कहां थमेगी? कचहरी में नई पेशी। तीन दिन 300 हमले। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सबसे बड़े हमले की शुरुआत कर दी और ये कहते हुए उसे कोई गुरेज नहीं है। ईरान के नक्शे पर देखेंगे तो पता चलेगा कि इस बार बम बारूद की इंटेंसिटी ज्यादा है। खुजेस्तान में अहवाज शहर और मूस के पास फारूर द्वीप, इसके अलावा बंदर अब्बास और केशोन द्वीप पर फिर से हमले किए। पहले 2 दिन में 170 हमले और फिर एक दिन में 140 ठिकानों पर स्ट्राइक। अमेरिका ईरान की सप्लाई लाइन को खत्म करना चाहता है। लेकिन ईरान भी जवाब दे रहा है। रिपोर्ट्स हैं कि इस बार उसने फिर से खाड़ी मुल्कों की तरफ मिसाइल और ड्रोन अटैक किए।
IRGC का दावा है कि कुवैत पर शाहिद ड्रोन से हमले किए गए, जिसमें टारगेट अमेरिकी सैन्य बेस थे। ईरान का साफ कहना है कि होर्मुज पर किसी और की बादशाहत कबूल नहीं है। हम किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के प्रबंधन और प्रशासन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे। शक्तिशाली ईरानी सशस्त्र बल इस रणनीतिक जलमार्ग की सुरक्षा और संप्रभुता बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। अगर अमेरिकी सेना द्वारा तेहरान के निर्धारित आधिकारिक शिपिंग रूट के बाहर या ईरानी सैन्य अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना कमर्शियल जहाजों या तेल टैंकरों की आवाजाही में किसी भी प्रकार का खलल डाला गया तो ईरान कठोर जवाब देगा। अमेरिका दावा करता है कि ईरान की एयर पावर खत्म कर दी गई है। हालांकि इसी दौरान एक बड़ी खबर आई जिसने दुनिया को सकते में डाल दिया। रिपोर्ट्स हैं कि जब ट्रंप वॉर मोड में है तो पुतिन ईरान के साथ खड़े हो गए। खबर है कि रूस ने अपना सबसे बेहद सुरक्षित Tu-214PU एयरबोर्न कमांड विमान तेहरान भेजा है। दुनिया भर में उड़ रहे विमानों की रियल टाइम लोकेशन दिखाने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 ने यह दावा किया। ये कोई नॉर्मल प्लेन नहीं, इसमें सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड कंट्रोल सिस्टम और स्पेशल डेटा लिंक्स लगे। इसी वजह से इसे रूस का डूम्सडे प्लेन यानी कि प्रलय के दिन इस्तेमाल होने वाला विमान भी कहा जाता है। हालांकि ईरान इसी बात पर टिका है कि सीज़फायर तोड़ने वाला अमेरिका है, वो नहीं, और उसी के हमलों का प्रोपोर्शन में जवाब दिया जा रहा है। कहा गया कि होर्मुज ट्रंप को भुला देना चाहिए। होर्मुज स्ट्रेट के बारे में हमारा रुख साफ है, हमारी जिम्मेदारियां स्पष्ट हैं। हमने इस बात पर जोर दिया है कि हम होर्मुज स्ट्रेट को ऐसी जगह नहीं बनने देंगे जहां से ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो। साथ ही हमने इस रास्ते पर जहाजों की सुरक्षा और हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए ईमानदार और जिम्मेदार कोशिशें की हैं। जो पक्ष लगातार इस प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है वो अमेरिका है। ये ऐसे अपराध हैं जो दुर्भाग्य से अमेरिका ईरानी राष्ट्र के विरुद्ध करता आ रहा है। जब तक वार पलटवार की तस्वीरें हेडलाइन बनती, तब तक ईरान से एक और तस्वीर सामने। दावा किया जा रहा है कि ईरान के अखबार ने ईरानी अधिकारियों के नाम से सबसे नई हिट लिस्ट जारी की है। इसमें नेतन्याहू और ट्रंप सबसे ऊपर है। इसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्री की तस्वीर है। इसी लिस्ट में अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेथ और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तस्वीरें भी हैं। हैरानी की बात है कि इस लिस्ट में उन यूरोपीय नेताओं का भी नाम और चेहरे शामिल हैं जिन्होंने युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं दिया था। इटली के पीएम जॉर्जियो मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के कीर स्टारमर का भी नाम है। इन फोटो में सभी को कैदियों वाली ऑरेंज ड्रेस पहना रखी है और ईरान के अंदर से तो पहले ही ट्रंप को सजा देने की आवाजें, ऐसी मांगे उठती रही हैं। हमें अमेरिका और उनके सहयोगियों से बदला लेना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति से सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेना होगा। ऐसी सजा देनी चाहिए जो जनता को दिखाई दे। जब सजा दी जाए तो लोग इसके गवाह बने ताकि उनके दिमाग में सुकून मिले, और इसके लिए अलग तरह की व्यवस्था करनी होगी। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर 100 अमेरिकी भी मारे जाएं तो भी वो हमारे महान नेता के एक बाल के बराबर नहीं है। दुनिया जानती है कि इस युद्ध की सबसे बड़ी चाबी है वैश्विक व्यापार के वो समुद्री रास्ते जहां से पूरी दुनिया का तेल और रसद गुजरती है। अब इसी रास्ते पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा दावा ठोक दिया है। फॉक्स न्यूज को दिए एक बेहद आक्रामक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण कर रहे हैं और अब यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज से फीस वसूली जाएगी। ईरान ने समझौता तोड़ा तो वो इसकी कीमत चुकाएंगे। ट्रंप ने साफ कहा कि मैंने सुलेमानी को मारा, खुमैनी को मारा, मुज्तबा 90% जा चुके हैं। ईरान बैकफुट पर है। लेकिन ईरान का गेम प्लान सिर्फ हॉर्मुज तक सीमित नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नस बाब अल मंडेब की चाबी भी अपने पास पूरी तरह लॉक करने की तैयारी में है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? हमारा सब्र खत्म हो चुका है, इसलिए हम इस धोखेबाज और बेरहम हरकत का उचित जवाब देंगे। हम यमन के हवाई क्षेत्र और संप्रभुता का उल्लंघन करने वाले दुश्मन के विमानों का हर उपलब्ध तरीके से सामना करेंगे और उनसे निपटेंगे। हम दुश्मन को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसकी चर्चा दूर दूर तक होगी और जिसे यमन की आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। इससे सबको पता चलेगा कि यमन के पास ऐसे लोग और ऐसी लीडरशिप है जो जमीन, समुद्र और हवा में देश की रक्षा करेगी, चाहे नतीजे कुछ भी हो। तर्क और तथ्य बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में सीज़फायर यानी युद्ध विराम के सारे समझौते अब कागजी पन्ने बन चुके हैं। दोनों पक्षों ने सीमाओं को लांघा है। सवाल है कि क्या ट्रंप की आर्थिक और सैन्य घेराबंदी काम आती है या फिर ईरान के ये 2 चोक पॉइंट्स दुनिया को घुटनों पर ले आएंगे।